वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है दौलतमंद व्यापारी की यात्रा की। कि एक व्यापारी हुआ करते थे, वो यात्रा पे जाना चाह रहे थे। काफ़ी समय हो गया था उनको घर में ही मतलब रहते हुए और अपने गांव कस्बे में व्यापार करते हुए। तो उन्होंने विचार बनाया कि यात्रा पे निकला जाए। तो अब अकेले तो क्या निकलते, साथ में पड़ोसी था उनका, जो दोस्त था, मित्र था पक्का, उसको लेके उन्होंने सोचा कि चल देता हूँ। अब थोड़ा पैसा उसने ले लिया, व्यापारी तो था ही धनी, उसके पास पैसा था। उसके लिए तो जो व्यापारी था उसकी सोच ये थी कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे के सिवा कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। हर चीज़ की दवाई, हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है। और जो जो दूसरा उसका मित्र था, वो थोड़ा कमाता था, थोड़ा खाता था, उसमें संतुष्ट रहता था। उसका ये नहीं था कि भैया पैसे ही सब कुछ है, उसके लिए इंसानियत सबसे बड़ी होती थी। तो दोनों की यही सोच थी, लेकिन दोस्ती उनकी अच्छी थी, तो वो निकल गए यात्रा पे। अब यात्रा पे निकले तो उनके बीच ऐसी बातचीत हो रही थी। तो खाना खाने का टाइम आया, खाना वाना खाया। तो जो उनका जो मित्र था, व्यापारी का, सेठ का जो मित्र था, वो बोला कि देख लो, तुम तो यूं ही कहते रहते हो पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा ही सब कुछ होता है। पेट तो तुम्हारा रोटी से ही भरा ना, ऐसा तो है नहीं तुमने अपने अशर्फियाँ खा ली हो या पैसे खा लिए हो। पेट तो रोटी से ही भरेगा, प्यास ही पानी से बुझेगी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ पैसा मतलब ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि इंसान के अंदर इंसानियत होना ज़रूरी है। अब ये बात चुभ गई सेठ को। अब सेठ को आया ये आइडिया कि इसको है ना अकल सिखाता हूँ, ये पैसे को कुछ नहीं समझता, इसको मैं पैसे की वैल्यू सिखाता हूँ। तो उसने क्या किया, रात को सराय में रुके थे। अब रात में उसने क्या करा, उसका पैसा जो था वो अपने पास रख लिया, सिर्फ ये सोच के कि इसको सबक सिखाऊंगा। तो अब अगले दिन उठे उठे नहाए धोए। अब वो जो उसका राम प्रसाद था, जो सेठ का दोस्त था, अब उसको ये अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था कि अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि उसका पैसा चोरी हो जाएगा, क्योंकि रात भर चौकन्ना था वो व्यापारी अपने पैसे के लिए भी। अब उसको नहीं पता था कि उसका पैसा उसके पास आ गया है। अब वो गए निकले। अब घोड़ा लेने की बारी आई कि भैया घोड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है। तो अब उन्होंने क्या करा, घोड़ा लिया। अब घोड़े के पैसे देने थे, व्यापारी ने तो दे दिए। अब आए मित्र की बारी। अब मित्र कैसे दे राम प्रसाद, मित्र में उसने अपना देखा, भाई उसके पास तो पैसे नहीं हो जो लेके आया था, पैसे चोरी हो गए हैं। वो कह रहा कि मेरे पैसे कहाँ गए। कह रहा भाई मुझे क्या पता तुम्हारे पैसे कहाँ गए, तुमने ही तो कहा था पैसा सब कुछ नहीं होता और इंसानियत सब कुछ होती है। अब बताओ क्या करा जाए आगे। अब उसने बोला देखो, मैं तो पहले भी अपनी इसी बात पे अटल था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। और अभी भी इसी बात पे ही अटल हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत है। अब ये सारी बातें वो सुन रहा था, घोड़े का मालिक। तो उसने बोला जी देखिए, इस बात ऐसी है, कोई बात नहीं, आप मेरा घोड़ा ले जाएं, पैसे बाद में दे देना, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं अभी रुक जाओ। मैं उसने व्यापारी से बोला, राम प्रसाद ने, कि तुम मेरे को उधार दे दो, मैं तुम्हें मतलब वहाँ जाके पैसे दे दूंगा। वो कहता है नहीं नहीं, उधार दे के मैं तुमसे अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता, और ना ही मैं तुमसे अपनी दोस्ती तोड़वाऊंगा, क्योंकि उधार लेने देने से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, दोस्तियाँ टूट जाती हैं। तो उसने उसको मना कर दिया। अब वो उसने उस पर जिद करी, घोड़े के मालिक ने, कोई बात नहीं, आप ले जाओ मेरा घोड़ा, घोड़ा जब वापस दोगे कोई बात नहीं, निकलते बढ़ते दे देना पैसे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आप कहाँ भागे जा रहे हो, आप देखने में भी अच्छे लग रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आप मतलब मेरा पैसा मारोगे। अब उसने उसको दे दिया घोड़ा। अब आगे चल के कहा कि देखा होती है ना इंसानियत। अब वो फिर वही, उसको तो ये था कि इसको सबक सिखाना है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते चलते क्या वो सबक सिखाता, आने वाला वक्त तो सेठ को सबक सिखाने वाला था। थोड़ा दूर चल के अब सेठ की होगी तबीयत खराब। अब सेठ ने थोड़ा सा अपने आप को संभाला, आगे बढ़ा। तो वो एक खुशबू वाले गांव में जा पहुंचा जहाँ पर इत्र बनता था। अब उसने ये सोचा कि भैया यहाँ से इत्र खरीद कर मैं अपने गांव में ले जाकर व्यापार करूँगा। मेन तो उसका ये था कि व्यापार के लिए निकला था वो, घूमना फिरना तो एक बहाना था। अब उसका क्या था, उसने ले लिया सामान बहुत सारा इत्र का सामान ले लिया बेचने के लिए। और थोड़ा सा जैसे आगे बढ़े दूसरे गांव की तरफ, तो उसकी तबीयत हो गई खराब। अब उसकी तबीयत ऐसी खराब हुई कि वो चल नहीं पावे। अब वो वैद्य के पास गया, वैद्य से भी बोला कि भाई मुझे ऐसी दवाई दो जो मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, और मैंने अब इतना पैसा लगा लिया है व्यापार में, अब ये मुझे सारा सामान अपने गांव ले जाकर मुझे इसे बेचना भी है और व्यापार छोटे छोटे व्यापारियों को देना भी है। तो वैद्य जी तो बहुत समझदार है, वैद्य जी कह रहे हैं भाई ऐसे कैसे, एक बताओ बात, कोई मैं डॉक्टर ही तो हूँ, वैद्य तो हूँ,
कोई जादू टोना थोड़ी ना करता हूँ जो मैं फूंक भरूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। अब तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें बुखार है, वो धीरे धीरे ही तो उतरेगा, एकदम तो कुछ भी सही नहीं होगा। और बुखार उतरने के बाद भी तुम्हारे शरीर में कमजोरी रहेगी। तो कहता है अब क्या क्या करूँ, ये क्या करूँ। तो उसने बोला मेरा इतना धन ले लो, इतना धन ले लो। कह रहा है अरे तुम कितना भी धन ले लो, लेकिन कोई चीज़ है तो वो अपने समय से ही तो होगी, समय से तो बाहर जा नहीं सकती वो। अब ये तो है नहीं कि मैं तुम्हें ऐसी जादू टोने वाली दवाई दे दूँ तुम एकदम ठीक हो जाओ। तो उसने बोला कि बताओ मैं क्या करूँ। तो उसने बोला आप ऐसा करो, अपने साथ किसी मित्र को रखो, आपके पास कोई नहीं है तो बुला लो। कह रहा नहीं मेरा एक मित्र मेरे साथ है, वो अभी सराय में आराम कर रहा है, तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं इसलिए आपके पास आ गया। तो कहता आप उसको अपने साथ रखो, जो कि आने अगर आप यात्रा में 1 हफ्ते की मैं आपको दवाई देता हूँ, इससे आपको आराम पड़ जाएगा। और अगर रास्ते में आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो आपका मित्र आपको संभाल सके, क्योंकि हर जगह पैसा काम नहीं आता, इंसान का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। अब उसको थोड़ी सी बातें समझ में आने लगी कि मैंने इतना धन कमाया, इतना मैंने व्यापार के लिए पैसा इन्वेस्ट करा, और अब मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो रही है और वैद्य भी कुछ नहीं कर पा रहा है इसमें, दवाई भी देगा तो हिसाब से ही ठीक होगा, परहेज करना पड़ेगा, समय लगेगा उस चीज़ में। तो अब जो ये मेरा मित्र है मुझे इसी को ही विश्वास में लेकर अपने साथ रखना पड़ेगा। तो अब उसके पास तो पैसा था नहीं मित्र के पास। अब मित्र ने बोला कि मुझे अब अपनी यात्रा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, अब तुम आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है और मैं कितना मतलब इस तरह से बिना पैसों के कर पाऊँगा यात्रा, तो अब मेरे को जाना होगा। तो कहता है कि अभी तो तुम कह रहे थे पैसा सब कुछ नहीं है। कह रहा मैंने ये नहीं बोला कि पैसा सब कुछ नहीं है, मैंने बोला पैसा है लेकिन इंसान से ऊपर नहीं है, इंसानियत से ऊपर नहीं है पैसा। और अब भाई देखो मेरे पास नहीं है धन, मैं और तुमसे कितना उधार लूँगा, तुम दोगे भी नहीं, और मैं ऐसे कब तक तुम्हारे साथ मतलब खिस्सा चलूँगा, इसीलिए मैं अपनी यात्रा यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अब सेठ को उसकी ज़रूरत थी दोस्त की, तो उसने उसको बताया कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये मतलब थोड़ी सी तुम्हारे साथ शैतानी करी थी, लेकिन सही मायने में मुझे भी पता लग गया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और इस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। बोला बताओ क्या आवश्यकता है। कह रहा तुम मेरी मदद करोगे। कह रहा हाँ क्यों नहीं करूँगा। फिर पहले तो उसने उसका पैसा वापस करा जो भी उसने अपने पास रख लिया था, क्योंकि सेठ कैसा भी था लेकिन चोर नहीं था। अब वो तो खुश हो गया, चलो भाई मेरा पैसा मुझे मिल गया, ठीक है अब बताओ तुम्हें क्या। कह रहा मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करा तो मेरी मदद करोगे। कह रहा क्या करा, कैसा करा। कुछ नहीं, पैसा मेरे पास रहे या तुम्हारे पास रहे, सुरक्षित तो था ना। अब तुमने मेरे पास मुझे मतलब पैसा दे दिया मेरा, तो सुरक्षित ही दिया है। बताओ क्या आवश्यकता है, मैं तुम्हारी हर मदद करूँगा जो मेरे से बन पड़ेगी। कहता बात ऐसी है, मेरी तबीयत ख़राब है ज़्यादा, और आप ऐसा करो ये जो मेरा सामान है व्यापार का, आप इसको लेके जाओ गाँव और मेरे बेटे को देना, और उसको बोलना कि इतने का ये मतलब सामान है और इससे डबल मुनाफा होना चाहिए, और मैं आकर उससे 1-1 रुपए का हिसाब लूँगा। तो कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने सारा सामान उसको दिखाया, मतलब गिनती करवाई, सब कुछ करवाया सारा। एक पर्ची खुद रखी, एक पर्ची उसको दे दी कि वो उसके बेटे को दे देगा, और ऐसे ऐसे मतलब वो व्यापार कर लेगा। ठीक है ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ से जो उसका दोस्त था राम प्रसाद, वो उसका सामान लेकर उसके गांव की तरफ चल दिया, और इसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, अब तो ये जा नहीं सकता था, तो ये वहीं सराय में रुका, और इसने थोड़े दिन वहाँ रहा, 1-2 दिन में। तीसरे चौथे दिन में उसको एक आवाज़ आने लगी सुरीली सी। अब वो गया बाहर निकल के, थोड़ी सी चलने फिरने वाली हालत हो गई थी इसकी। देखा तो क्या एक भिखारन गाना, मतलब एक गरीब सी स्त्री गाना गा रही थी। अब ये उसको बोलता है कि तुम तो बहुत मीठा गाती हो, एक बार और गाओ गाना, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मैं क्यों गाऊँ तुम्हारे कहने पे गाना, मैं नहीं गा सकती, मेरा गाना मैं अपनी मर्जी से ही गाऊंगी, और अगर आपको मेरा गाना सुनना है तो आपको इंतज़ार करना होगा कि जब मेरा मन होगा तब मैं गाना गाऊंगी। तो कहता वो खाने को दाना नहीं है और कर देखो कितनी है इसकी, है मैं तुझे क्या फ्री में कह रहा हूँ गाने गाने के लिए, मैं तुझे पैसे दूंगा। मतलब अहंकार तो था उसके अंदर थोड़ा सा। तो कहती आप पैसा दो चाहे कुछ दो, मुझे ना तो पैसे के लिए गाती हूँ ना ही मैं ऐसे किसी के लिए गाती हूँ, तो मैं नहीं गाऊंगी आपके लिए गाना, जब मेरा मन होगा तब मैं गाऊंगी और तब आप सुन लेना। तो ये चीज़ें रही ऐसे। फिर दूसरी तरफ सराय में एक लड़का उसको मिला रामू, जो कि उसको मतलब उसकी सेवा वेवा करने के लिए था। वो इतना अच्छा लड़का था, वो उसके साथ बन गया। उसने भी उसको सोचा कि भाई अब मित्र तो वहाँ चला गया, मुझे साथ तो चाहिए किसी का। तो उसने रामू को अपने उसमें विश्वास में लेकर उसको अपने साथ रखा। अब क्या था कि हफ्ता बीतता रहा, हर दूसरे दिन तो उसके मन में थोड़ी एक उसका दिमाग माइंड मतलब परिवर्तित हो गया था। उसका गाना सुन सुन के वो
मतलब उसको अच्छा लगने लग गया था कि कितना मतलब सुरीला एक लड़की गाना गाती है। तो धीरे धीरे वो उसकी तरफ झुक गया। मतलब उसने सोचा कि इसको मैं अपनी बेटी बना लूँ, इतनी मतलब प्यारी, इतनी अच्छी। और तो उसने बोला कि बेटी तुम्हारा, अब वो उसको बेटी कहने लग गया था, क्योंकि रोज उसका गाना सुनता था। एक हो जाती है अटैचमेंट उसको। वो भी उसके लिए खाना लेके आती थी, क्योंकि सेठ जो था काफ़ी एज्ड था। तो वो उसको लगता था कि भाई ये मेरे पिता समान है। और वो उसको भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भैया ये मतलब बेसहारा है, और अगर ये मैं इसको बेटी बना लूँ तो इसका भी जीवन सुधर जाएगा। तो यही हुआ। तो जब वो आखिरी दिन था उसका वहाँ से निकलने का, सेठ का, ठीक हो गया था सेठ। और रामू भी बेसहारा था, उसने रामू को भी अपने साथ रख लिया कि ऐसा करो, तुम यहाँ क्या करोगे, तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो, मेरे साथ मतलब वहाँ पे काम करना, मैं तुम्हें काम पर रखूँगा। और वहाँ मैं तुम्हें मतलब बहुत, यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलती, मैं तुम्हें वहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा, ठीक है, मेहनताना दूंगा। तो अब ये निकलने वाले थे। अब वो रास्ते में सोचा एक बार और उसका सुरीली का गाना सुन लो। अब गाना सुना तो उसके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने एक पिता और पुत्री के ऊपर गाना सुनाया। अब वो उसको उतना मतलब भावुक हो गया। तो उसने उसको बोल दिया कि बेटी, क्या तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर चलोगी, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूँगा। तो वो कह रही पिताजी, मैं मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई वो, और कहती हाँ पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। तो वो गई, क्योंकि उसको भी छत्र छाया मिल गई। रामू को भी एक वही मिल गया कि सेठ के पास जाऊँगा तो खूब अच्छा काम करूँगा। सेठ भी धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन में सेठ का जो माइंड था वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया। मतलब एक होता है ना इंसान में चेंज, डिजास्टर चेंज, वो आ गया था। अब वो तीनों निकल गए अपने गांव की तरफ। रास्ते में जंगल पड़ा। अब बेटी ने बोल दिया कि पिताजी अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे और गहरा जंगल है, हमें यहीं पर रुककर थोड़ा आराम करना चाहिए, हम सुबह निकलना चाहिए हमें यहाँ से, क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो जानते थे। और रामू ने भी बोला हाँ मालिक, और हम धरती पे नहीं रह सकते हैं, हमें ऊपर पेड़ पर चढ़कर ही आज रात काटनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो हम पीछे जा सकते हैं ना ही हम आगे जा सकते हैं। तो करा उन्होंने ऐसी जुगाड़बाजी करी, तीनों ही पेड़ की डालियों पर मतलब बैठ गए। ठीक है, अच्छा मोटे पेड़ पे बैठ गए। अब थोड़ी देर में ही, जैसे 15-20 मिनट हुई थी, तो उनको ऐसे आहट लगा कि कोई आ रहा है उधर से, 6-7 जनों का कोई झुंड वो उधर से आ रहा है। सब चुप, सब। तो उधर से 6-7 जने मुंह पे कपड़ा बांध के निकले हुए थे, और आपस में बातें कर रहे थे कि मतलब अपने गांव से थोड़ा ही दूरी थे वो, उनके गांव से आने पहले जो जंगल था ना उसी में थे। तो वो आपस में बातें कर रहे थे कि भाई साहब, फलाने सेठ के घर में बहुत सारा धन है। आदित्य नाम था उसके बेटे का। तो उसने बोला उसने हमको हायर तो करा है, उसने हमको नियुक्त तो कराया है कि उसके घर में हम सामान मतलब चोरी करके बाद में वो हिस्सा बंटवारा कर लेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो बेटा अपने बाप को ही, सेठ को ही धोखा दे रहा है, इतने सारे आए हैं, वो अपने बाप को ही धोखा दे रहा है, तो वो हमारा क्या सगा होगा, हमें क्या पता वो हमारे साथ भी छल कर ले। अब ये बात हो रही थी सेठ के बेटे के बारे में। तो ये जो चोर आए थे डाकू, ये सेठ के बेटे के द्वारा ही भेजे हुए थे, और इन्होंने उसी को मारने का प्लान बना लिया कि ऐसा करते हैं, हम सेठ के बेटे को लूटते हैं, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से धोते हैं उसको, और उसको फिर मतलब हम उसके साथ कोई हिस्सा बंटवारा नहीं करेंगे, क्योंकि जो अपने पिता को ही धोखा दे रहा है तो वो हमारा क्या सगा होगा। तो सारा धन लूट के अपना हम निकल जाएंगे किसी और गांव, और ज़्यादा उसने आनाकानी करी ना तो छोड़ेंगे नहीं उसको, ठीक है। और भैया उसके पैरों तले तो वैसी ज़मीन नहीं थी सेठ के, और सेठ की हवाइयाँ उड़ गई कि मतलब मेरा बेटा ही मेरे को लूटने का प्लान बना रहा है, और ये जो डाकू हैं ये उसको भी मतलब डबल क्रॉस करने वाले हैं। तो भैया वो तो चले गए आगे। अब वो रोया, बहुत रोया, पैसा तो था सेठ के पास, खूब रोया सेठ कि मतलब मेरा बेटा ही मतलब धोखा दे रहा है, उसको मतलब पता लग गया होगा कि भाई मैं आने वाला हूँ, या वो समय से पहले ही सोच रहा है कि मैं पैसे को ठिकाने लगा दूँ, पिता को बोल दूँ ऐसे और वैसे। तो जब ये चीज़ सोची तो वो रो रहा, कह रहा है कि अब क्या करें, अब कहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ तो कैसे रोके, ये तो रुकेगा भी नहीं, हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम राजा के पास जाएँ, वहाँ सैनिकों को बोले यार इस डकैती को रुकवाया जाए। फिर उसने मन ये बनाया कि जो बेटा ही मेरा सगा नहीं है तो फिर मैं किसके लिए मरूँ, और किसके लिए मैं क्यों किसको बचाऊँ।
तो यही चीज़ उसने विचार करके उसने सोचा कि अब हम अपने गांव नहीं जाएंगे, अब हम वापस ही चलेंगे तमस देश ही। तो जहाँ से वो आए थे वो वापस ही वहाँ चले गए। वहाँ पे उन्होंने अच्छे से अपना जीवन बसर करा। जो रामू था उसको उसकी शादी उसने उसकी बेटी से करा दी, और वो तीनों एक ही घर में खूब अच्छे से रहे। सेठ के पास पैसा बहुत था, धन की कमी नहीं थी, तो आराम से उन्होंने अपना आने वाला जीवन सुधारा। क्योंकि वहाँ गांव में भी सेठ अपने बेटे के साथ ही रहता था, बेटा बहू और बच्चों के साथ रहता था। तो अब एक दिन उसको उसका राम प्रसाद दोस्त मिल गया रास्ते में घूमते घूमते। कह रहा, क्या बात सेठ, आप आए नहीं वापस वहाँ पे गांव में? आते तो सही, आपको पता है आपके पीछे आपके बेटे के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? तो कहता, क्यों, क्या हो गया, अनजान बन गया सेठ? कह रहा, आप जिस रात आने वाले थे वहाँ पर, उस रात वहाँ पे चोरों ने आके डकैती कर ली, उसका सारा धन लूट के ले गए और उसको खूब मारा। कहता, ऐसे कपूत के साथ तो यही होना चाहिए। मैं कहा, क्यों, ऐसा क्या बात हो गई? कह रहा, हम उस रात आ ही रहे थे, रास्ते में हम जंगल में रुक गए थे, तो वो जो चोर थे वो वहीं से होके जा रहे थे, और ये सारा जो ये योजना थी वो मेरे बेटे की बनाई हुई थी, लेकिन उन चोरों ने उसके साथ भी छल कर दिया, और वो इसी लायक है क्योंकि उसी ने ही उसको रास्ता बताया था चोरों को, उसी ने ही हायर करा था उन चोरों को कि वो आएंगे और घर में डकैती करके चले जाएंगे, और वो मेरे सामने रोने पीटने का ड्रामा करेगा। तो ये जो सारी जो योजना थी वो मेरे बेटे की थी, और वो योजना उस मेरे बेटे पे भी उल्टी पड़ गई, इसीलिए मैं नहीं आया वहाँ पर। क्या रह जाता बताओ, जिस बेटे को पाल पोस के पढ़ाया लिखाया और वो उसी ने मेरे साथ छल करा, तो फिर मेरा उससे क्या रिश्ता है? अब ये देखो, ये मेरी बेटी है, ये मेरा जमाई है, और हम आराम से रहते हैं यहाँ पे। अपना छोटा सा हमने कारोबार शुरू करा है, और हमारी बेटी हम दोनों को संभालती है, मतलब हमको खाना पीना करती है, और ये मेरा बेटा है, जमाई है, ये व्यापार संभालता है। मैंने तो अपना अपना बुढ़ापा कर लिया सुरक्षित। इतना अच्छा मुझे योग्य लड़का है जो मुझे ध्यान भी रखता है, मेरे साथ हर पल मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरे व्यापार में भी पूरी ईमानदारी से मेरा हाथ बटाता है। तो बहुत प्यारी कहानी थी एक सेठ की विचित्र यात्रा की, जिसमें उसको हृदय परिवर्तन हो गया उसका। एक वो घमंडी अहंकारी से एक अच्छा नेक दिल इंसान बना, और अब वो अपना पैसे का मतलब कुछ हिस्सा वो गरीबों की मदद में लगाता है। और इस चीज़ को देखकर राम प्रसाद बहुत खुश हुआ कि जो इंसान ने कभी अपने जेब से एक फूटी कोड़ी किसी गरीब को दान नहीं करी थी, आज वो इतने लोगों की मदद करता है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय थॉट्स एंड वीडियोस। जय श्री राम।